हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका के बारे में। पिछले न्यायपालिका का एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उसे जरूर देखिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले क्या, न्यायपालिका की शक्तियां और उसके कार्य, यानी कि जो न्यायपालिका है, जो हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है, जो पूरे हमारे देश में पूरे के पूरे इंडिया में एक ही न्यायालय है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। और इसी न्यायालय की हम शक्तियां पढ़ेंगे और उसके कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्य, सबसे पहला कार्य है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 में लिखा गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 में लिखा गया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसके तहत क्या होता है कि देखो यहां पर तो है मद्रास, ठीक है, और यहां पर है केरल। मद्रास और केरल दोनों सटे हुए राज्य हैं, ठीक है। अगर एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में लड़ाई हो जाती है ना, ठीक है, अगर एक राज्य से लेकर के दूसरे राज्य के बीच में लड़ाई हो जाती है, तब वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में वो मामले जाएंगे। डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ले। यानी कि ये सीधा सीधा कह रहा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी कि कहीं पे अगर इस तरीके की लड़ाई हो, कुछ ऐसी लड़ाई पर्टिकुलर जो कि अगर होती है तो डायरेक्ट नीचे अदालतों में नहीं, डायरेक्ट और डायरेक्ट कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि प्रारंभ में, स्टार्टिंग में ही कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसी को कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जैसे एक तरफ तो एक राज्य हो, जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है, एक तरफ तो एक राज्य हो और दूसरी तरफ दो राज्य हो, ठीक है, या तो फिर दो से अधिक राज्य हो। मान लो ये 3 राज्य हैं, ठीक है, एक तरफ एक राज्य है और दूसरी तरफ ये 3 राज्य हैं, ठीक है। तो अगर इनके बीच में भी लड़ाई होती है तो ये मामले कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है। यदि एमएलए की लड़ाई हो जाती है, ठीक है, एमएलए और एमपी की, मतलब सरकार, सीधी सी बात ये है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और यदि स्टेट गवर्नमेंट में, किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों में अगर लड़ाई हो जाती है तो ये मामले भी कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। यानी कि जब सेंट्रल और स्टेट की लड़ाई हो जाती है तो कहाँ जाएंगे, किसी भी विषय पर हो सकती है, तो वो कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में, क्योंकि नीचे की अदालत उनको सॉल्व करने वाले नहीं। अब तुम खुद सोचो ना, अगर एक राज्य से लेकर के दूसरे राज्य में लड़ाई हो जाती है, क्या छोटे मोटे न्यायालय सॉल्व कर पाएंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। समझ आ गई बात। ये था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो ध्यान रखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार, देखो पिछले पार्ट में मैंने इस तरीके से बताया था कि हमारे पास चार न्यायालय हैं, लेकिन सारे के सारे किसमें, एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। जैसे इसको हम कहते हैं सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसे हम कहते हैं हाई कोर्ट, और इसे कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। ये प्रकार के हैं। और जो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसको हिंदी में अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, इसको जिला न्यायालय कहते हैं, और इसको उच्च न्यायालय और इसको उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो ध्यान रहे, अपीलीय न्यायालय जब किसी नीचे की अदालत से ऊपर जाती है, अपील होकर के ऐसे सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, किसके जरिए, अपील के जरिए, यानी कि प्रार्थना के जरिए, रिक्वेस्ट के जरिए कि बाबूजी हमसे ये केस सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप अपने पास बुला लो। सिर्फ यही नहीं है, अभी देखो इसके 3 टाइप हैं। इसके कितने हैं, 3 टाइप हैं। किसके, अपीलीय क्षेत्राधिकार के। सबसे पहला है संवैधानिक मामले। ऐसे मामले, ध्यान से, ऐसे मामले जो कि संविधान से जुड़े हुए हों, वो अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, ठीक है। दूसरा, दीवानी मामले। अब दीवानी मामले क्या होता है, तो देखो ये दीवानी वो वाला दीवानी नहीं है कहीं तो तुम गाना गाने लग जाओ, दीवानी मैं दीवानी। देखिए, तो यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के विरुद्ध, क्या बोला, हाई कोर्ट के विरुद्ध यदि कोई फैसला सुनाया जाता है, हाई कोर्ट के विरुद्ध यदि कोई फैसला सुनाया जाता, मतलब फैसला सुना दिया हाई कोर्ट ने।
अब मान लो कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और मर्डर करने के बाद मेरा जो केस है धीरे धीरे कहाँ चला गया, हाई कोर्ट में चला गया। मान लो एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने क्या कर दिया है, मर्डर कर दिया है, ये किलर है, क्या है ये, किलर है। तो ये किलर है, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का खून कर दिया, और खून करने के बाद धीरे धीरे इसका अपील होकर कहाँ चला गया है, हाई कोर्ट में चला गया है, और हाई कोर्ट ने इसको क्या कर दिया गया है, सजा दे दिया है। क्या दे दिया है, सजा दे दिया है। तो सजा से ये सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति होगा, मान लो क्या है, ये रामू है, क्या है ये, रामू है। तो ये जो रामू है, रामू हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाएगा और बोलेगा ऐसा कि भाई तेरे फैसले से मैं मंजूर नहीं हूं, और फिर वो अपील कहां करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में करेगा। यानी कि अब देखो, ये थोड़ी ना कि ऐसे बोल दिया, फैसला सुना दिया, भाई हम तो तेरी बात नहीं मान रहे, हम तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर इसको 10 साल की सजा दे दिया है तो ऐसा नहीं हो कि बोले हम तो 10 साल से खुश ही नहीं है, हमें और कम करो, हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दो, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना, जो हाई कोर्ट सजा सुनाएगा उसके विरुद्ध जाने का अर्थ ये है कि हाई कोर्ट को, किसको, हाई कोर्ट को यह प्रमाणित करना होगा कि जो विवाद है, जो मुद्दा है और जो विधि है इसका, वो सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है या नहीं है, यह प्रमाणित करना पड़ेगा हाई कोर्ट को। देखो, अगर कोई अपराधी है और उसको हाई कोर्ट ने सजा दे दिया है, तो हाई कोर्ट के अगर विरुद्ध जाता है तो हाई कोर्ट को ये प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि उस व्यक्ति को हाई कोर्ट के पास ये प्रूफ करने पड़ेगा, हाई कोर्ट को, कि भाई साहब ऐसा है कि जो मेरा विवाद है ना, लेकिन मैं आपके फैसले से खुश नहीं हूं, मेरा विवाद आप कहां भेज दो, सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दो। क्लियर है। अब देखिए चौथा आता है फौजीदारी मामले। तो फौजीदारी का मतलब ये नहीं कि एकदम बंदूक गोली वोली चला दे, एकदम फौज पे लड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब तुम सोचोगे यहाँ पे पुलवामा अटैक हो गया तो चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास, ऐसा नहीं होता। देखिए नाम दिया गया है फौजीदारी मामले और इसको लिखा गया है आर्टिकल नंबर 132 में, यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 132 में लिखा गया है। अब है फौजीदारी मामले। तो ऐसे मामले जो कि इसके विरुद्ध जाए, यानी कि दोबारा से हाई कोर्ट के विरुद्ध जाए, यहां पे कंडीशन अलग था। यहां पे कंडीशन ये था कि इस अपराधी को प्रूफ करना, प्रमाणित करना होगा हाई कोर्ट को, लेकिन यहां पे मान लेते हैं। अब देखो, अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु की सजा दे दे, किसकी सजा दे दे, मृत्यु की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस व्यक्ति को क्या कर दिया हो, रिहा कर दिया हो। क्या कर दिया हो, रिहा। अब देखो ध्यान से, यहां पे कंफ्यूज मत होना। अगर इसका केस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस कहां गया है, हाई कोर्ट में, लेकिन इसने क्या कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिहा कर दिया है। क्या कर दिया है, रिहा कर दिया है। और इसने क्या कर दिया है, मृत्यु की दंड दे दिया, या तो फिर 10 साल की सजा दे दी है। कितने साल की सजा दे दी है, 10 साल की सजा दे दी है। तो एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट भी तो देखता रहेगा, ऐसा थोड़ी ना कि वो अंधा हो जाएगा। कहां एक न्यायालय तो उसको सजा देने के लिए मना कर रहा है और कहां दूसरा न्यायालय उसका मृत्युदंड या फिर 10 साल का सजा दे रहा है। तो ये जो फैसले हैं, जो कि हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, ये फैसला अगर गलत सुना रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट के नजर में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नजर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो रिहा कर दिया है ना, तो इसके हिसाब से इसके नीचे अदालत है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को खैर कुछ बोल नहीं सकता वो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तो देख रहा है ना, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो इसको अपील के जरिए अपने पास बुलाएगा और फिर उसको बढ़िया से न्याय करेगा, और अगर सजा लायक होगा तो सजा देगा, मृत्यु दंड लायक होगा तो मृत्यु दंड देगा। समझ आ गई बात। तो ये होते हैं 3 प्रकार अपील के। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अभिलेख न्यायालय क्या होता है। तो अभिलेख न्यायालय भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 129 के अंदर रखा गया है। तो यह है लिखिए, ध्यान रखना। यानी कि जितने भी प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, जितने भी प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या करता है, रिकॉर्ड करके रख लेता है। क्या करके रखता है, रिकॉर्ड करके रख लेता है। यानी कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड वहां पे दर्ज होगा। क्योंकि अगर रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ, यदि किसी 20 साल बाद अगर कोई केस खुल जाता है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। फिर वो
अनुदान फिर क्षमा मांगेगा सुप्रीम कोर्ट, इसलिए क्या है अभिलेखीय न्यायालय संविधान में कर दिया तो यानी कि रिकॉर्ड बना करके तो उसको चलना ही चलना है भाई साहब, ये होता है अभिलेखीय न्यायालय। ये हमें शक्ति और कार्य पढ़ रहे हैं, पहला प्रारंभिक, दूसरा अपीलीय और तीसरा अभिलेखीय। अभी हम तीन ही पढ़े हैं, जिसके अंदर कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर तीन प्रकार होते हैं, किस किस तरीके से अपील की जाती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है चौथा, परामर्श देने का अधिकार। भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति जी को, यानी कि हमारे देश के प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, वो परामर्श देंगे, सलाह देंगे। ठीक है, कि राष्ट्रपति जी ऐसे आप काम मत करो, आप जो काम कर रहे हो वो न्यायालय के विरुद्ध है, वो संविधान के विरुद्ध है। तो राष्ट्रपति काम करेंगे, नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात। और राष्ट्रपति इनसे सलाह मांग भी सकते हैं, लेकिन दो कंडीशन है भाई साहब, लेकिन दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति इससे सलाह जब सलाह मांगेंगे तो ये सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य मतलब, अब बोलोगे बाध्य क्या होता है, बाध्य मतलब ये होता है कि मजबूर नहीं है, मजबूर नहीं करेगा प्रेसिडेंट की मेरे को सलाह दे ही दे। समझ आ रही है बात, क्या नहीं करेगा, मजबूर नहीं करेगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट यदि कोई सलाह देता है प्रेसिडेंट को तो जरूरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट वो सलाह मानेगा ही मानेगा। समझ आ रही है बात, जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट वो सलाह मानेगा। क्या चल क्या है, हम नहीं मान रहे तेरी बात, ठीक है, प्रेसिडेंट ऐसे बोल देगा, तेरे से ज्यादा बड़ा हूं मैं। आगे देखो नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में मौलिक अधिकार के अंदर, वीडियो आप जाकर के देख लेना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण और निषेधादेश, प्रतिषेधादेश, अधिकार प्रेक्षा और क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा लेख। ठीक है, ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, जिसके अनुसार क्या होता है कि हमारे भारतीय संविधान के जितने भी 6 मौलिक अधिकार हैं उन सभी मौलिक अधिकारों की क्या होती है, रक्षा होती है। ठीक है, यानी कि हमारे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है, मौलिक अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, देखो वीडियो लंबी होगी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में समझना है, बिल्कुल डिटेल में समझना है ताकि कुछ भी हमें छूटे ना। आगे देखो नेक्स्ट है न्यायपूर्णावलोकन की, मतलब न्यायपूर्णावलोकन का अधिकार क्या है। देखिए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 136(7) के तहत यानी कि 137 के तहत क्या कह दिया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट किसी भी अपराधी को सजा दे दिया है और बाद में ये पता चलता है कि वो तो अपराधी था ही नहीं, या तो फिर किसी भी तरीके से इसकी जो सजा है मान लो कि 10 साल दे दी, ठीक है, और ये सजा लायक कितने हैं, केवल 5 साल या तो केवल 3 साल सजा काटने का लायक है, तो ऐसे में फैसला तो सुना दिया भाई। अब तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बंदूक से गोली चला दिया तो बुलेट वापसी नहीं आ सकता, यहाँ पे बुलेट वापसी आ सकता है। कैसे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला सुनाया है, लेकिन हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है कि आर्टिकल नंबर 137 के तहत आप जो न्याय किए हैं उसका पुनर्वलोकन भी कर सकते हो, यानी कि दोबारा से विचार कर सकते हो और इसकी सजा को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। क्लियर है। तो ये हम 6 के 6 पॉइंट हमने पढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्य में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार में 3 प्रकार होते हैं, संवैधानिक मामले, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। इसके साथ साथ अभिलेखीय न्यायालय जिसमें सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, ठीक है, और परामर्श देने का अधिकार जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति, मतलब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को क्या करेगा, परामर्श देगा, सलाह देगा आर्टिकल नंबर 143 के तहत, और मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। ये भी हमने देख लिया कि 32 में करता है, 5 प्रकार के रिट जारी करके, और किसी भी अपराधी के साथ गलत ना हो इसलिए पूर्ण अवलोकन की शक्ति भी दिया गया। और ये सारे के सारे कहाँ लिखे गए हैं, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल्स में लिखे गए, भारतीय संविधान के अंदर कानून बने हुए हैं। क्लियर है। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।